साहित्य युवाओं से उपेक्षित क्यों है? शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल उसने एक व्यवस्था बनाई है और देश के प्रति प्रेम की भावना है। नौकरी पे जाने के लिए, उनके गुलामी करने के लिए इस उद्देश्य से केवल पढ़ रहे हैं। आज भी 1,80,000 गुरुकुल थे अपने यहाँ। क्या आपको नहीं लगता है कि साहित्य युवाओं से उपेक्षित है? उसमें जो पढ़ाई होती थी, एक समर्पण की भावना थी, एक देश प्रेम की भावना। वहाँ किसी को दंडित नहीं किया जाता है क्योंकि सब जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सौंदर्यानुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति तो साहित्य करते हैं। कमियां कहाँ छिपी हुई है? उसने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। बहुत गहराई से उतरने की जरूरत है। साहित्य की तरफ जाने के लिए जन्मजात संस्कार भी चाहिए। पूर्व परी जो अभय शिखर से उन प्रताप की धारों में, सागर की उत्ताल लहर में, बलशाली तूफानों में, प्लावन में किश्ती खेने वालों की मस्त रंग सर्वांगीण हो जाता है, सर्वप्रिय हो जाता है, ओमनीपोटेंट हो जाता है, सब जगह चला जाता है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण रूपी साहित्यिक समाज में साहित्य के प्रति निष्ठा हर एक आदमी की होनी चाहिए। साहित्य हमें व्यवहारिक रूप से दक्ष बनाता है और जब व्यवहारिकता समाज में आएगी तो वो समाज भी सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय बछवाड़ा प्रखंड स्थित दरगाहपुर में। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों में जो इनकी भागीदारी है वो बहुत ही बड़ी मिसाल पेश करती है। मैं बता दूं कि 15 वर्ष की ही आयु में इनके अंदर जो साहित्य का जो अक्स है वो समाहित है। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो मेरा परिचय दिया, अब मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। साहित्य मेरे जीवन का सबसे प्रमुख अंश है जी। संस्कार के रूप में मुझे मिली है जी। और साहित्य के बिना मैं रह ही नहीं सकता, जीवन अधूरा समझता हूँ। तो साहित्य की परिभाषा में दूंगा कि संपूर्ण संसार में, कायनात में, प्रकृति में जो भी सौंदर्य फैला हुआ है जी सर, उसकी एक अनुभूति जब होती है तो उसी सौंदर्यानुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति को साहित्य कहते हैं। अच्छा। और साहित्य में शक्ति के अंदर सौंदर्य है, सत्य के अंदर सौंदर्य है और सौंदर्य के अंदर सत्य है। अच्छा। और है कुछ ऐसा तत्व जो अव्याख्येय है और यह अव्याख्येयता ही इसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध करता है, जो इसे अलौकिक भी बनाता है। वाह। और जब ये अलौकिक हो जाता है तो सर्वांगीण हो जाता है, सर्वप्रिय हो जाता है, ओमनीपोटेंट हो जाता है, सब जगह चला जाता है। सर, आपसे एक सवाल रहेगा, साहित्य युवाओं से उपेक्षित क्यों है? आज के दौर में देखा जाता है कि युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है साहित्य की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो जितना भी प्लेटफॉर्म है, उन्हीं प्लेटफॉर्मों पे उनकी जो गतिविधियां हैं वो दिन रात बीतती जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि साहित्य युवाओं से उपेक्षित है? निश्चित लगता है साहित्य की ओर लोग मुड़ते नहीं हैं। कारण साहित्य उनको लगता है कि हमें कुछ भोग की सामग्री प्रदान नहीं कर पाएगा। अच्छा। और दूसरी तरफ जब जाऊंगा, मैं कोई कार्यक्रम करूंगा, कोई व्यापार करूंगा और कहीं कुछ भी करूंगा तो उसमें कुछ आमदनी होगी, कुछ आय होगी, जिससे सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति हमें हो जाएगी। साहित्य की तरफ जाने के लिए जन्मजात संस्कार भी चाहिए। अच्छा। आपकी एक भीतर से इच्छा चाहिए कि आप साहित्य की ओर मुड़े। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति दो भावनाएं होती है। एक तो जो हो रहा है हमें क्या होने दो, दूसरी है कि कुछ हो रहा है उसके सहभागी हम भी हैं और प्रत्येक आदमी है जो इस दृश्य को देख रहा है। दिनकर ने कहा कि सौंदर्य जो है वो केवल खूबसूरत चीजों में ही नहीं है,
अच्छा। जो बहुत बहुत खूबसूरत चीज है उसमें भी सौंदर्य है। अच्छा। उन्होंने कहा कि तितली के भी पीछे दौड़े भौरों का भी गान सुना, तो अब खोजो सौंदर्य गगनचुंबी निर्वाक पहाड़ों में, कूद पड़ी जो अभय शिखर से उन प्रताप की धारों में, सागर की उत्ताल लहर में, बलशाली तूफानों में, प्लावन में किश्ती खेने वालों की मस्त तरंगों में। वहां भी जहाँ महाप्रलय हो रहा है वहां भी आप देखें उसमें भी एक सौंदर्य नजर आएगा। कहीं कोई विभत्स दृश्य है आप देखेंगे तो उसका भी एक सौंदर्य अलग है। तो आप जब सौंदर्य की आराधना करने लगेंगे, हालांकि दिनकर जी ने अपने काव्य में कहा जिसमें उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कि रक्त की उत्तप्त धारा की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं देव का जान लो, पंथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में जब तो शून्य की उसको को पहचान लूं, पर कहीं भी जाऊं कुछ मिलता नहीं है क्योंकि शून्य है सब। और शून्य की ओर इशारा करके उन्होंने कहा कि मैं बहुत परित्यक्त समझने लगता हूं और बहुत खो जाता हूं अपने आप में जब कुछ कहीं नहीं मिलता है। तो बहुत गहराई से उतरने की जरूरत है। सर, आपने देखा साहित्य तो इंसान मानव समाज के लिए बहुत बड़ा एक श्रृंगार है, शिष्टाचारिक श्रृंगार है, व्यवहारिक श्रृंगार है, तो क्यों ना इसे एडप्ट करते हैं लोग? कहीं ना कहीं कमियां कहाँ छिपी हुई है? कमी इस बात की है कि हमें शुरू से संस्कारित नहीं किया गया। जब हम थे भारतीय की अजस्र धारा जो थी संस्कृति की उसमें बह रहे थे, उसमें गुरुकुल थे। जी जी। 1,80,000 गुरुकुल थे अपने यहाँ। अच्छा। जब अंग्रेज आए तो उनके साथ एक लॉर्ड मैकाजे आया, उसने देखा कि अरे यहाँ तो सब आदमी रोजगार में है, कोई बेरोजगार है ही नहीं, और हर पंचायत में एक गुरुकुल है जो जीवन की हर सत्य को उद्घाटित करता है और उसकी अनुभूति प्रदान करता है, और हर सत्य से रूबरू होता है आदमी। इसलिए ज्ञान का जो उच्चतम स्रोत है उससे अवगत होता रहता है। जब तक इस गुरुकुलों को नष्ट नहीं करेंगे और यहाँ की पूरी क्षमता को समाप्त नहीं करेंगे और अपने ओर से एक समाप्त प्राय एक कुसंस्कारी व्यवस्था को नहीं लागू करेंगे तब तक इन लोगों को अपने काबू में नहीं रह सकते। उसने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। आप उसको कुछ चंदा भी नहीं दे सकते क्योंकि वो फंडिंग हो जाएगा, अवैध फंडिंग। अच्छा। जैसे पीएफआई का फंडिंग होता है तो हम लोग पीएफआई को पकड़वाते रहते हैं, वो फंडिंग नहीं कर सकता है। तो पूरा गुरुकुल हमारा नष्ट हो गया। उसके बाद धीरे 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 उसने अपनी व्यवस्था सब पर लाद दी और लोग केवल नौकरी पे जाने के लिए, उनके गुलामी करने के लिए इस उद्देश्य से केवल पढ़ रहे हैं। आज भी जो हम पढ़ रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो देश की सेवा है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर यह है कि हम उससे कितना आय कमा सकते हैं और कितना सुख भोग की ओर बढ़ सकते हैं। भोगवादी संस्कार हमें मिलता रहा है और उस तरफ हम बढ़ते रहे, नहीं तो इतने दिनों से हमारे आईएएस, आईपीएस, सेक्रेटरी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब सारे हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और देखिए सिंगापुर में क्या है, वहाँ कोई घूसखोरी नहीं है, वहाँ किसी को दंडित नहीं किया जाता है क्योंकि सब जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है, अब वही करते हैं। इसलिए सिंगापुर अभी बहुत उन्नत राष्ट्र है। छोटा सा देश आपके बगल में भूटान है, वहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, सब जानते हैं कि ट्रैफिक पर कैसे जाना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो अपने मन से ही उसको करते हैं।
इसलिए सिग्नल ट्रैफिक की कोई जरूरत नहीं है वहाँ। जापान जापान में यदि आप जा रहे हैं, मार्केट गए आप, और मार्केट में आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, घट गई, तो आप थाना से जाके पैसा ले लेते हैं, अपना मार्केटिंग करते हैं, जाते हैं, फिर थाना वाला आपके घर पर जाता है, वहाँ से ले लेता है, या आके आप उसको दे देते हैं। कोई सामान आपका छूट गया, वैसे ही होगा, आप केवल बस या ट्रेन का नंबर बता दीजिए, वो लाके आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। रोड पर कोई आदमी नहीं चल रहा है दोपहर में, लाइट भी कुछ दिया हुआ नहीं है, उसके बाद ही बच्चे यदि स्कूल से निकलते हैं तो एक साइड पर खड़े रहेंगे, वो क्रॉस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा का ये देन है। हाँ बिल्कुल, उसने एक व्यवस्था बनाई है, और देश के प्रति प्रेम की भावना है, देश के प्रति राष्ट्र के प्रेम प्रति की भावना एक समर्पण की भावना है, जी। इसलिए वहाँ सब काम उस ढंग से चल रहा है। अपने यहाँ भी जिस समय देश को आज़ादी मिली थी, उसमें गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब टूट जाना चाहिए और पार्टी से हट के उसको देश के लोगों को जागरूक और चेतना को समुन्नत करने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, इसमें लोग समुन्नत हो सके चेतना की रूप से, तो चेतना तो समुन्नत हुआ नहीं, लोग जैसे थे वैसे ही रह गए। तो उसमें जो गार्जियन है लड़के का, माता पिता अभिभावक, वो भी नहीं कुछ करते। सबसे पहला माता पिता ही गुरु होता है, वही बताता है, वही संस्कार देता है। वहाँ उसको कुछ संस्कार मिल नहीं रहा। गुरु के अंदर संस्कार अब क्या मिलेगा, क्योंकि वो जो पैसा मिलता है बस उतना ही भर आते हैं और जाते हैं। पहले हम लोगों को याद है कि हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय पैसा बहुत कम मिलता था गुरुदेव को। वे किसी के यहाँ ट्यूशन के लिए रह जाते थे, वहीं खाते थे, उसको बच्चों को पढ़ाते थे। और चौक चंदा हुआ करता था, जहाँ घरे घर जा करके गाना गा के पैसा मिलता था, कुछ साड़ी मिलता था, कुछ ये मिलता था। लेकिन उस समय जो पढ़ाई होती थी, एक समर्पण की भावना थी, एक देश प्रेम की भावना थी कि बच्चों को संस्कारित कैसे करें, ज्ञानी कैसे बनाएं, इसको विद्या के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरणा कैसे दें, वो कहाँ है। मतलब कहने का मतलब उस वक्त के जो शिक्षक हुआ करते थे वो अपने दायित्व के प्रति बहुत ही दायित्व ज्यादा के प्रति बिल्कुल सीरियस जागरूक रहते थे, समर्पित रहते थे। कहीं ना कहीं वर्तमान दौर में शिक्षक अपने दायित्व से बिल्कुल विकलित हो गया है। वैसे शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? वैसे शिक्षकों के लिए क्योंकि पूरी वातावरण ही बिल्कुल विचित्र सा हो गया है, इसलिए इतने बड़े समाज को, शिक्षक का समाज तो बहुत बड़ा है, लाखों की संख्या में, जब तक न्याय व्यवस्था कुछ ऐसी नहीं होगी, कानून कुछ ऐसा नहीं होगा। देखिए स्थितियां बदलती है दो तरह से, या तो आप प्रेम से समझा के उनको इतना प्रेरित कर दें कि वो समर्पित हो जाए राष्ट्र के प्रति, या कठोर दंड की व्यवस्था हो कि आप साहब इतना 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 करेंगे, लोग इतने आगे बढ़ेंगे तभी आपको कुछ पेमेंट मिलेगा, नहीं तो आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। अब किसी भी हाल में नहीं बदलेगा वो। अच्छा अच्छा। कल परसों एक आदमी बता रहा था कि हज करने गया था, हज में किसी का सिक्का गिर गया वहाँ, किसी ने उठाया नहीं उसको, क्योंकि उसको पता है यदि कोई भी सिक्का उठा लेगा वो चोरी के रूप में माना जाएगा और उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। इसलिए कोई उठाता ही नहीं। या तो समझा के आप राष्ट्र के प्रति समर्पण करें, समर्पित करें लोगों को, या कठोर दंड व्यवस्था हो जिसके डर से लोग सही जगह पर आवें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे संस्कार को आघात पहुंचे। शिक्षा में एक तरीके से अगर कहा जाए सर तो बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है सर। शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मैकाले वाली शिक्षा, वही बता रहे थे, मैकाले की जो शिक्षा है केवल काम चलाऊ शिक्षा है। बचपन में यहाँ के बच्चों को कम से कम प्राइमरी तक
नैतिक शिक्षा देना जरूरी होता है। आप साल 2 साल से लोग जाते हैं, चले आते हैं, फिर घर आते हैं। पहले क्या होता था, गुरुकुलों में जाते थे, गुरु गृह गए पर हन रघुराई। अच्छा। बहुत बड़े सम्राट के भी लड़के हैं तो आप गुरु के गृह में जाएंगे, न कि आप गए या फिर अपने घर चले आए गृहस्था से। एक बार यदि घर से पढ़ने के लिए निकल गए तो 25 साल के बाद ही आपको आना था। अच्छा। लेकिन आप तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ का जो होगा पूरा परिवेश घर का और फिर यहाँ स्कूल का, ये दोनों कोलैप्स करेगा, आपस में टकराएगा। अच्छा अच्छा। और कोलैप्स करेगा तो ढंग से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप धीरे 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 जो वो है सिलेबस दिया हुआ है, जी। बस उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। आप भूगोल पढ़ेंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में भी सही सही इतिहास नहीं पढ़ेंगे आप। इतिहास में भी बनावटी इतिहास पढ़ रहे हैं अभी आजकल। जी। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन नैतिक शिक्षा के रूप में एक अच्छे इंसान के रूप में जो आपको होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नैतिक शिक्षा मॉरल वैल्यूज के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। तो जब तक मॉरल वैल्यू आपका आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आप मास्टर होके या इंजीनियर होके या डॉक्टर होके या मिनिस्टर होके क्या करेंगे आप? कलेक्टर हैं आप, यदि कि मॉरली हाई नहीं है आप तो केवल पैसा बटोरेंगे। वर्तमान दौर में तो ऐसा देखा भी गया है। कलेक्टर का नाम ही है, पहले कलेक्टर बहाल ही हुआ था कलेक्ट करने के लिए टैक्स को, कमिश्नर बहाल हुआ था कमीशन लेने के लिए और सारा पैसा खींच के वहां देने के लिए सरकार को, क्योंकि सरकार दूसरी थी, हमारी थी नहीं, इसलिए वहां पैसा खींचने के लिए पूरा एक महकमा तहसीलदार से लेकर ऊपर तक बना हुआ था। अब चूंकि देश हमारा आजाद हो गया है और ताज्जुब की बात है कि अभी भी हम इसमें उस ढंग का चेंज नहीं ला सके। देश के आज़ाद होने के बाद हमको जो प्रधानमंत्री मिले और जो महकमा आया वहां से, वो उसी ढंग का होता गया जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का रवैया बदला नहीं, केवल अंग्रेज चले गए थे बस। मतलब अंग्रेज चले गए हैं, शासन प्रणाली जो है प्रणाली वही रह वही है, पूरा इकोसिस्टम वही रह गया अभी भी, जिसके चलते हमारे यहाँ कुछ बदलता नहीं है। बस अब देखिए आंगनबाड़ी है, उसमें घोर हो रहा है भ्रष्टाचार। अच्छा, आंगनबाड़ी में मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन जो करवाते हैं उसमें घनघोर भ्रष्टाचार है। जिस काम को लीजिए, पढ़ाई का है, कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे, कोई आए तो अपने यहाँ चले गए, अपना घर का काम करके फिर आ रहे हैं। जो कि शिक्षा का पहला पड़ाव वही है। पड़ाव है वो, प्राइमरी से लेकर के और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक यदि आपने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, आप एक अच्छे आदमी बन गए, आपकी नैतिक शिक्षा भी हुई। नैतिक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम ही नहीं, आप कैसे आदमी बनेंगे? आप इतना पढ़ लीजिए, आप जाइए कहीं, वो मांग रहा है इतना आपका सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कीजिए, आप वहाँ फला फला हो गए, आ गए। उसके बाद केवल आप वहाँ लगे रहिए और पीछे के रास्ते से केवल पैसा निकालते रहिए। तो देश के बारे में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं सोचा जा सकता, राष्ट्र के बारे में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि शुरू से ही कोई नैतिक शिक्षा का प्रावधान नहीं। तो इसलिए जो मस्तिष्क में एक चेतना का उदय होता है कि हमको देश के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, उसके प्रति हर कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए, तो वहाँ कभी घूसखोरी नहीं होती, वहाँ खाने की चीज़ों में कोई मिलावट नहीं होती, वहाँ थाना में पैसा नहीं लिया जाता। आपके साथ कोई काम हुआ है, आप थाना में जाइए, थाना वाला आपसे पैसा लेगा तब आपका FIR लिखेगा, ये क्या है भाई? और उसके बाद वो चार्जशीट देगा, उसके पहले आपसे पैसा लेगा और वो पैसा ऊपर तक जाएगा। जिसके पास पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है
बिना कोई भी न्याय पाए हुए व्यथित होकर मर जाएगा। तो चूंकि शिक्षा और संस्कार नहीं मिला, नैतिकता का कुछ प्रचार प्रसार हुआ नहीं शिक्षा के द्वारा, इसलिए कॉमन छोड़ दिया गया। वो अपने परिवेश से जितना सीखे और जिस ओर चले गए उधर जाते रहे।